दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर पर। राहुल गांधी ने बहन जी को यानी मायावती को खुला ऑफर दे दिया है। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचते हैं और दलित समाज के लिए मायावती ने कितना अच्छा काम किया इसका वो जिक्र करते हैं। साथ में यह भी कहते हैं कि बहन जी आजकल सही से चुनाव नहीं लड़ रही है। अगर वो हमारे साथ होती तो बात कुछ और होती, हम चुनाव जीत जाते। कंट्रोल रूम सबसे पहले आशीष सर को जोड़ लीजिए। सर, क्या 2027 में योगी की विदाई की तैयारी में राहुल गांधी जुटे हुए हैं क्या, और इसीलिए क्या बहन जी को वो साध रहे हैं? देखिए 2027 में जो आज जो नींव रखी है, एक कहते ना कि कहीं से कदम बढ़ाना पड़ता है। कौन कदम बढ़ाए, कौन कदम बढ़ाए कि इंतजार में सब अपने अपने जगह पे खड़े होते हैं। लेकिन राहुल गांधी की एक राजनीति में मैंने एक चेंज देखा है। राहुल बहुत रिजिडनेस नहीं है उनकी गठबंधन की राजनीति को लेकर के। यहां तक कि केजरीवाल के साथ भी उन्होंने बार बार अपने नेताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को केजरीवाल के साथ आगे चलने के लिए कहा। लेकिन केजरीवाल उस मौके को कांग्रेस की कमजोरी के रूप में हमेशा लेते रहे। उनको लगता रहा कि अच्छा कांग्रेस डरी हुई है, इसको हम मोल भाव करके ब्लैकमेल करके ज्यादा से ज्यादा इसको निचोड़ ले। ये जो निचोड़ने वाला मोदी जी के कामयाबी का असली जो राज है वो ये है कि विपक्षी दल वो कितनी भी मुसीबत में हो फिर भी एक दूसरे को निचोड़ने का मौका नहीं छोड़ना चाहते, एक दूसरे को काटने का मौका नहीं चाहते छोड़ते। वही काम केजरीवाल कर रहे थे। अब आज जो रायबरेली गए राहुल गांधी का ये सांसद बनने के बाद चौथा दौरा है रायबरेली का। इससे पहले गए थे नवंबर में, शायद 5 नवंबर को गए थे। मैं पहले आता हूं मायावती के रेलेवेंस पर। मायावती को लेकर के उन्होंने एक लाइन क्या कही, कांसीराम एक छात्र ने पूछा था कि मायावती ने बहुत काम किया, उस पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कांसीराम साहब ने तो इतनी बड़ी नींव रखी सामाजिक न्याय के आंदोलन की, और उसमें मायावती जी ने भी बहुत काम किया है। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हो गया है आजकल कि बहन जी चुनाव नहीं लड़ती अच्छे से, ये अच्छे से चुनाव नहीं लड़ती। इस लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। जिस तरह से अब देखिए, फर्क देखिए, मायावती आज भी जहां पर बीजेपी मुसीबत में आती है वहां पर वो बीजेपी को घेरने के बजाय कांग्रेस को घेरती है। आप समानांतर तुलना कर लीजिए। राहुल बहन जी करके सम्मान के साथ उनकी राजनीतिक उपयोगिता को, उनके काम को, उनकी ताकत को, सबको सराह रहे हैं। लेकिन बहन जी के आप ट्वीट्स खोलिए, 10 साल 11 साल से जो पार्टी सरकार में है, संविधान जिस पार्टी के टारगेट पर है, बाबा साहब का जो पार्टी अपमान कर रही है, बाबा साहब के नाम पर सियासत करने वाली बहन जी उसको छोड़ करके कांग्रेस को टारगेट करती है। कांग्रेस निशाने पर होती है उनकी, बार बार कांग्रेस को घेरती हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है। भाई आज सत्ता में कौन है आप उससे सवाल करो। लेकिन वो वाकई चुनाव लड़ना छोड़ चुकी है। मैं बहन जी से बहुत उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन राहुल गांधी ने जो ऑफर दिया है आज उसमें एक नए समीकरण की संभावना जरूर तलाशी जा सकती है। वो तलाशने के लिए आप समझ लीजिए, इस 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा होती तो तय मान लीजिए 205 सीट चुनाव आयोग राजीव कुमार सबके एड़ी चोटी का जोर लगा देने के बावजूद 205 सीट नहीं पार कर पाती भाजपा। 205 ये आखिरी आंकड़ा है। और सबके सब राजीव कुमार, वोटर लिस्ट, मशीन, सब खेल के बाद अगर ये खेल नहीं होता तो 130 135 पे होती, 140 पे होती, इससे ऊपर नहीं जाती। मैं ये सिर्फ जुबानी लफाजी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रमाण देता हूं। उत्तर प्रदेश में 43 सीट इंडिया अलायंस ने जीती है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जीती है। 16 ऐसी सीटें हैं, 16 सीट्स नाम के साथ बता रहा हूं, जाकर के आप लोग, आप भी अदिति या दर्शक भी क्रॉस चेक कर लेंगे। 16 सीट ऐसी है जो मायावती की वजह से भाजपा जीती है। जो इंडिया अलायंस या विपक्ष के मतों में सेंधमारी की है बहन जी ने, उस वजह से बीजेपी को वहां पर जीत मिली है। अकबरपुर की सीट, अच्छा इन सीटों के वो तो बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा, इन सीटों का सामाजिक समीकरण भी मैं बता सकता हूं। अकबरपुर की सीट, अकबरपुर में अगर यादव, मुस्लिम, कुर्मी यानी पिछड़े मतदाता एक साथ इकट्ठा हो जाते
तो प्रश्न ही नहीं था यहां से। अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, अकबरपुर। कौन सा अकबरपुर? ये क्लियर अंबेडकर नगर नहीं है, ये अकबरपुर है। अकबरपुर जो कानपुर देहात अकबरपुर, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव। बांसगांव में बहुत थिन मार्जिन था। भदोही, बिजनौर, देवरिया की सीट, फर्रुखाबाद की सीट मुकेश राजपूत, वही जो भीड़ में अभी संसद भवन में जिनको राहुल गांधी ने कथित रूप से धक्का मार दिया था, आईसीयू में थे, वो मुकेश राजपूत की फर्रुखाबाद की सीट। फतेहपुर सीकरी, आगरा के बगल फतेहपुर सीकरी की सीट, आगरा मथुरा के बीच। हरदोई, मेरठ, अरुण गोविल जहां से जीत के आए हैं। मिर्जापुर, अनुप्रिया पटेल की सीट। अनुप्रिया पटेल अपना चुनाव नहीं जीतती, अगर बहन जी साथ में होती इंडिया अलायंस में तो अनुप्रिया पटेल भी हार जाती। मिश्रिख, फूलपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव। 16 सीटें उंगली पर गिना दिया मैंने। अकबरपुर, अलीगढ़ दोबारा नोट कर लीजिए, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, बिजनौर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, मिश्रिख, फूलपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव। ये 16 सीटें हैं जहां पर जीत हार का जो अंतर है उससे ज्यादा बीएसपी के कैंडिडेट को वोट मिले। बहुत सारे दर्शक कहेंगे क्या तो बीएसपी चुनाव न लड़े? बीएसपी चुनाव लड़ती तो आज सांसद विहीन जो बीएसपी बैठी हुई है, ये सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ जीत करके आती। सबसे ज्यादा, हो सकता है समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट होता। और आज की तारीख में कम से कम 20 सांसद, 20-22 सांसद बैठे होते लोकसभा में। फॉर्मूला भी करीब करीब रेडी था। जब लोकसभा चुनाव के वक्त आपको याद होगा कम से कम 6-7 बार ये खबरें आई कि अब बात बन चुकी है। सोनिया गांधी और बहन जी के संबंध ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। आखिरी दौर में यहां तक बात आई कि सोनिया गांधी खुद जो है संपर्क साध रही हैं बहन जी से। 30-30 और जो है 32-32, यहां तक कि 32-32 64 सीट और बाकी जो है 64 और 16 सीटें कांग्रेस के लिए। ये फॉर्मूला आ रहा था। कांग्रेस अगर बहन जी आती तो हो सकता है कांग्रेस और कम पे 14 पे 13 पे भी 12 पे भी तैयार हो जाती। यहां तक कि 35-36 सीट अखिलेश यादव भी 1-2 सीट कम लेने के लिए तैयार थे कि अगर अपर हैंड पे मान लिया 36 सीट लेना है तो 36 ले लें बहन जी, 36 वो ले लें, 34 ये ले लें, 70 हो जाएगा, 10 दे देंगे कांग्रेस को। ऐसे तमाम फॉर्मूले कांग्रेस के भीतर से मैं बता रहा हूं जो खबरें आ रही थी। उस दौर में अखिलेश यादव से जितने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े जो मीडिया हाउस के इंटरव्यू और बड़े बड़े जो मंच लगते हैं, आज तक, कल तक, परसों तक के मंच, उन सब पर अखिलेश यादव से कई बार सवाल हुआ। अखिलेश ने हमेशा कहा कि नहीं, बहन जी हमारी आदरणीय है, बहन जी का सम्मान है, हमारी आदरणीय है, बुआ है। मतलब कहीं से भी अखिलेश ने, डिंपल यादव ने, उनकी पत्नी ने, उनसे जब कभी सवाल हुआ उन्होंने पूरा सम्मान किया। यहां तक कि अखिलेश से कई बार सवाल हुआ तो अखिलेश यादव ने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी हमारे साथ आना चाहता है या जो भी आता है हम उसका स्वागत करेंगे। यहां तक कि सवाल हुआ कि कैसे सीट शेयरिंग होगा। अखिलेश ने कहा कि सब कुछ हो जाएगा, साथ आए तो सब कुछ हो जाएगा। एक मैं उस स्टेटमेंट का कई बार जिक्र किया हूं। वो स्टेटमेंट बहुत बड़ा अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था कि अगर हमें कुर्बानी, बीजेपी, जब यही सवाल था कि अगर मायावती आती हैं तो सीट शेयरिंग कैसे होगी, आपकी तैयारी 50 पर 60 पर लड़ने की है, तो मायावती के साथ आप कैसे लड़ोगे? उनको तो सीट चाहिए भाई, उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल लीडर है देश की। तो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था कि भाजपा को हराने के लिए अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम जो कुर्बानी देनी होगी हम कुर्बानी देंगे। वो पहला स्टेटमेंट था। मैं अखिलेश यादव की कई बार आलोचना किया जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं लड़ती है, लेकिन वो पहला स्टेटमेंट था जिस स्टेटमेंट के बाद मैं अखिलेश यादव की खुले दिल से तारीफ की। इस दौर में राजनीति में कुर्बानी देने का भाव किसी नेता में है ही नहीं है। और अखिलेश ने कहा कि मैं, मतलब समाजवादी पार्टी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, साथ जिसको भी भाजपा को हराना वो साथ आए। कौन आज की तारीख में लोग तमाम लॉजिक
लॉजिक का दौर ही नहीं है, तर्क का दौर नहीं, कुतर्क का दौर है। कुतर्क में कहते हैं कि नहीं कांग्रेस ने मौका नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। राहुल और अखिलेश ने पूरा दरवाजे खोल रखे थे। हर जगह स्लीपर सेल है, मैं बार बार कहता हूं, हर जगह स्लीपर सेल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। वो स्लीपर सेल तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन भी करीब करीब तोड़वाने के करीब पहुंचा दिए थे। पर सर, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन कई राउंड, आप लोग को याद शायद ना हो, मैं उन चीजों को परत दर परत रखता हूं हार्ड डिस्क में अपने। कई राउंड की मीटिंग हुई, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कमेटी बनी थी सीट शेयरिंग के लिए, और कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी बनी थी सीट शेयरिंग के लिए। दोनों की तरफ से एक कमेटी थी। दिल्ली में वो कमेटी मिलती थी, कई बार आते थे तो होता था कि कांग्रेस ने आज टाइम नहीं दिया, कांग्रेस एरोगेंस सही जो है, उन्होंने आज टाइम नहीं दिया, दिल्ली पहुंच के हम लौट गए। कई बार कांग्रेस कहती थी कि जो है हमें जो है वो नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं मिल रहा है। आखिरकार वो गठबंधन टूटते टूटते बचा कगार पे पहुंच गया था, जब सीधा इंटरफेरेंस उसमें प्रियंका गांधी का होता है और अखिलेश यादव का होता है। सीधा अखिलेश और राहुल मिलकर के जब बात करते हैं, सब कुछ साफ हो जाता है, सीट शेयरिंग हो जाती है। आज वही सवाल है। मैं फिर आता हूं तथ्यों पर, तथ्य समझिए आप। बीएसपी को कितना वोट मिला है 2024 में उत्तर प्रदेश में? 9.39%, 9.3% वोट मिले हैं। कांग्रेस को कितना मिला? 9.46% मिला है। 9.46 और 9.39, ये करीब करीब दोनों का मिलाकर के 19% बैठता है, करीब करीब 19%। समाजवादी पार्टी को मिला है 33.59%, 33.59%, यानी 33.59 और 19% अगर आप जोड़ देंगे तो ये करीब करीब 52.5% होता है। 52.5, 52.50, 52.5% होता है। एनडीए बीजेपी को 41.37% मिला है, 41.37, और बाकी अपना दल, आरएलडी, ये सबको जोड़ करके 43.5% वोट है। 43.5, 43.5 और 52 में 9% का गैप है। 9% के गैप पर सुपड़ा साफ हो जाता है, सुपड़ा साफ। उत्तर प्रदेश की 80 सीट में बीजेपी के लिए 5 सीट भी मुश्किल हो जाती। 16 सीट, अब फिर मैं साफ कर दूं क्योंकि दर्शकों के सामने साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कहते हैं अरे आपको जोड़ घटाना नहीं पता। 16 जोड़ दोगे 43 में तो 59 होता है, तब भी 21 सीट जीत जाती भाजपा, तब भी 21 जीतती। 43 और प्लस 16 59, 80 माइनस 59, 21 सीट बची भाजपा की हो जाती। ऐसा होता नहीं है राजनीति में, कई बार 2+2 4 के बजाय 2+2 5 भी होता है। केमिस्ट्री से माहौल बदलता है। यहां पर केमिस्ट्री ज्योग्राफी बदल देती है राजनीति में। जब ये केमिस्ट्री बन जाती बीजेपी के खिलाफ कि बहन जी अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ हैं, तो जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं ना, जो ये आखिरी वक्त तक देखते हैं, चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। 5%, 7%, कभी कभी ये 12-14%, अगर बहुत तगड़ा पोलराइजेशन नहीं है तो 12-14% फ्लोटिंग वोट होता है ओवरऑल, लेकिन 5-7% होता ही होता है। ये फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं, ये आखिरी वक्त तक देखते हैं मिजाज। पोलिंग के दिन कभी आप चले जाइए तो सड़कों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर से निकलते निकलते देखते हैं, अच्छा चलते हैं, देखे जो जीत रहा होगा उसी दबा देंगे बटन। माहौल देखते हैं कि वोट नहीं खराब करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो ग्राउंड पर रहे हैं, चुनाव को देखा है जिन लोगों ने, इस दौर में तो सिर्फ मोदी जी को लोग देख रहे हैं, कुछ देखते नहीं चुनाव ना, तो उनको पता है। बहुत सारे लोग कहते हैं वोट हम नहीं खराब करेंगे भाई, जो जीतेगा उसको देंगे। उनके लिए कोई किसी के प्रति जो है उनकी निष्ठा नहीं होती है, हार्डकोर समर्थक नहीं होते। तो ऐसे फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं वो माहौल देखते हैं। जब ये माहौल, एक केमिस्ट्री से मैं कहा ज्योग्राफी पॉलिटिक्स में बदलती है, माहौल होता है कि बहन जी राहुल और अखिलेश तीन एक साथ हैं, फिर भाजपा कहाँ है? भाजपा खत्म। फिर वो फ्लोटिंग मतदाता शिफ्ट हो जाते हैं, जो 52.5% में कह रहा हूं, अगर ये तीन इकट्ठा होते हैं तो 58% वोट होगा। 80 में 5 सीट मैक्सिमम, मैक्सिमम बता रहा हूं, 5 सीट, 8 सीट, मतलब बोनस ले लो।
कितनी सीटों का अंतर पड़ता? 30 सीटों का। 30, ये 43 जो है ये 73 होता। 30 सीटों का अंतर होता। 16 तो डायरेक्ट दिख रहा है, 14 नहीं दिख रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और 240 में 30 सीट घटती, 210 पे भाजपा होती। 210 वाले मोदी, 210 वाले मोदी को न नीतीश सहारा देते न नायडू सहारा देते। सर 240 वाले मोदी के साथ नीतीश और नायडू जब खड़े होते हैं तो सरकार बनती नजर आती है। लेकिन सर 210 वाले, तो हाँ हाँ हमारे दर्शकों बोलिए। को थोड़ा ये भी समझा दीजिए, जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर बहन जी सही तरीके से चुनाव लड़ क्यों नहीं रही है, क्योंकि ये केमिस्ट्री राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ के रख देता। तो बहन जी उस तरीके से चुनाव लड़ क्यों नहीं रही है, वजह क्या है? देखिए बहन जी की, मैं फिर वही कर रहा हूं कि मैं बड़ा सीधा सपाट बोल दूंगा तो बहुत सारे लोग मुझे कहने लगेंगे कि ये आजकल ना बड़ा गजब स्थिति है। एक ही मिनट में पल में मासा पल में तोला वाली हालत है। एक ही मिनट में आदमी कहेगा ये मनवादी हो गए। जबकि मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो अगर मुझे मनवाद के विरोध के लिए कुछ भी कुर्बानी मुझे देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। मुझे बाबा साहब के संविधान से ऊपर मुझे कुछ भी नहीं नजर आता। और आपत्तिजनक हो जाएगा मेरे लिए, कोई धर्म ग्रंथ भी बाबा साहब के संविधान के ऊपर नहीं है। ये भी बहुत लोगों के लिए आपत्तिजनक होगा। मेरे लिए पहले संविधान है बाबा साहब का, उसके बाद कोई धर्म ग्रंथ है, जबकि आस्तिक व्यक्ति हूं। लेकिन धर्म ग्रंथ हमको हो सकता है मानसिक शांति दे, आध्यात्मिक ताकत दे, लेकिन जो भौतिक ताकत है वो बाबा साहब के संविधान से मिलता है। सड़क पर जब हम चलते हैं, समाज में बैठते हैं, तो जो सशक्तिकरण हमें मिलती है वो भाजपा से। बहन जी के कुर्बानी को, बहन जी के अथक श्रम को मैं कभी नहीं नकारता हूं। बहुत सम्मान है बहन जी का। वो उन्होंने 80 के दशक से जो सम्मान के जो उनका है, इसलिए है 80 के दशक से उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। साइकिल पर चली है बहन जी। 1 मिनट में किसी को नहीं खारिज कर सकते, साइकिल पर चली है। कौन नेता इस दौर में है? मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, वो तो हिमालय में भी रहे हैं, वो साइकिल पे भी चले हैं। वो क्या किए हैं समझ में नहीं आता। कभी कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, इतना गरीब था। और उन्हीं मोदी जी का स्टेटमेंट है कि मैं प्रधानमंत्री बनना तो दूर, जब नेता भी नहीं था तो अमेरिका के 29 स्टेट में दौरा कर लिया था। अभी उन्होंने मुझे सिर्फ नहीं पता कि कौन सी ट्रेन जाती थी अमेरिका के 29 स्टेट में, कि चाय जो है यहां से गुजरात से केतली लेके चढ़ते थे और अमेरिका के स्टेट में उतरते थे। ये पता करना पड़ेगा कि केतली लेकर के वड़नगर के स्टेशन पे चढ़ जाते थे और कुल्हड़ लेके उतरते थे अमेरिका के किसी स्टेट में। कोई रेलवे कोई रूट होगा वैसा हो सकता है। तो उनको, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम आज भी, बहन जी ने अपनी राजनीतिक, अगर अपने राजनीतिक सम्मान को कम किया है तो खुद बहन जी ने किया है। नहीं तो आज भी नरेंद्र मोदी बहन जी के राजनीतिक सम्मान, जो उनका उनका कद है, उसके आसपास भी नहीं है। लेकिन उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को जो काशीराम, मान्यवर काशीराम, परम आदरणीय काशीराम के सानिध्य में जिस सामाजिक न्याय के आंदोलन को बहन जी ने शुरू किया था, उस सामाजिक न्याय के आंदोलन का खुद ही गला घोंट दिया। ये बहुत दुखद है। आप देख लीजिए 2014 के बाद से बहुत लोग तमाम वजहें बताते हैं कि धन संपदा वो बचाना है, दौलत बचाना है, अब जो भी उनको बचाना हो, लेकिन सामाजिक न्याय के आंदोलन को बचाना उनके लिए जरूरी था। जो कुछ भी मिला है उनको, जो कुछ भी मिला है, दौलत मिली, शोहरत मिली, जो कुछ भी मिला है, वो सब उसी सामाजिक न्याय के आंदोलन की वजह से मिला था, सामाजिक न्याय के संघर्ष की वजह से मिला था। घर घर में मायावती, दलितों, वंचितों, शोषितों के घर में मायावती, आप समझ लीजिए कि पूजनीय है। उन्होंने जो ताकत दी। लेकिन 2014 के बाद वही आप बहन जी को देखिए। राहुल गांधी का स्टेटमेंट बड़ा मार्क करने वाला, एक ही लाइन कि मुझे समझ में नहीं आता कि बहन जी चुनाव अच्छे से क्यों नहीं लड़ती है। और आप, मैंने कहा ना, आप जाइए ट्विटर पर, भाजपा मुसीबत में, अभी अंबेडकर साहब का, बाबा साहब का अपमान कर दिया संसद में अमित शाह ने। आप देखिए बहन जी का रिएक्शन, उसमें कांग्रेस को भी साथ में लपेटना। अरे आप, इसका मतलब आप उस मुद्दे को डाइल्यूट कर रही हो। आप उस आदमी को जो मुख्य गुनहगार है, जो बाबा साहब के अपमान का गुनहगार है, उसको आप एक सेफ एग्जिट दे रही हो।
आप पिछले दरवाजे से उसको निकलने का मौका दे रही हो, जब उसी के साथ आप शामिल बाजा कर दो कि नहीं कांग्रेस ने भी दलितों के साथ किया है, अन्याय किया है, फिर तो आप उसको एक सेफ पैसेज आपने दे दिया निकलने का। ये उस दौर में है। और अभी भी मायावती वो राजनेता हैं जिनकी राजनीतिक हैसियत को कभी भी ये कोई कह दे कि खत्म हो गई, शून्य हो गई। मैं अब तुलनात्मक रूप से मैंने ही अरविंद केजरीवाल के चुनावी हार के बाद कई बार बोला है, कल को गलत साबित हो सकता हूं, ब्रह्म वाक्य नहीं मैं बोल रहा, इंसान हूं, सामान्य राजनीतिक जो है विश्लेषक हूं, समझता हूं और वही बोलता हूं। केजरीवाल के हारने पे मैंने साफ साफ कई प्रोग्राम्स में बोला कि अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी सामाजिक न्याय के आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति नहीं है, किसी जो है जातीय चेतना या सामुदायिक या सामाजिक चेतना से निकले हुए नेता भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से निकले हुए एक ऐसे नेता हैं जिनके पूरे शर्ट पर पैंट पर भ्रष्टाचार के धब्बे लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से निकला हुआ नेता, उसके पास वैसे भी एक उस दौर की केवल भावनात्मक उभार उस दौर का उसके साथ था। कोई सामुदायिक जातीय वर्गीय जो है सपोर्ट रहा नहीं, और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकला और पूरा का पूरा आकंठ नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार के आरोपों से लिपटा हुआ है। तो उसके पास है क्या समाज में ले जाने के लिए? लेकिन सामाजिक न्याय के आंदोलन से, जातीय चेतना और स्वाभिमान के मुहिम से निकला हुआ जो नेता होता है, उसकी सियासत कभी खत्म नहीं होती है। वो एक बार हुंकार भर दे ना, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको लगता है मेरी नेता या मेरा नेता वापस आ गया लड़ाई के लिए। वो तत्काल लामबंद हो जाता है, खड़ा हो जाता है। अब ये बहन जी को तय करना है दीदी, फाइनली इतना ही कहूंगा, ये बहन जी को तय करना है, क्योंकि जितना मैं राहुल को समझ पा रहा हूं और जितना मैं अखिलेश को समझ पा रहा हूं, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, ये दोनों बहन जी के सम्मान को कंटिन्यू रखने में या उसको बढ़ाने में मुझे नहीं लगता है कि कहीं से ये पीछे हटेंगे। बिल्कुल सर। अखिलेश की राजनीति को शुरुआती दौर से मैच्योर होते हुए, ऐसा नहीं है कि मतलब हम बहुत बुजुर्ग हो गए और अखिलेश बहुत युवा है, अखिलेश बहुत बुजुर्ग हो गए, हम बहुत युवा हैं। शुरू से समानांतर हम लोग देखते चले। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स की मैच्योरिटी और अखिलेश यादव की विनम्रता, जो समाजवादी पार्टी में कई बार कहते हैं लोग, लैक करता था। नेताजी का एक अलग अंदाज था, वो तो किसी को भी हाथ पकड़ के गले लगा लेना, बिल्कुल वो अलग ही, वो नेता ही अलग थे, जुदा थे। अखिलेश की विनम्रता की तारीफ कई बार, मतलब अक्रॉस द पार्टी लाइन कई बार, और अपोजिशन के तो तमाम नेता जब बात करते हैं तो कहते हैं अखिलेश की विनम्रता अलग है। अखिलेश यादव थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि एक हल्की फुल्के तरीके से खुश मिजाज माहौल में भी बातचीत कर लेते हैं, गंभीर गंभीर बातें तो भी भाषाई मर्यादा का ध्यान रखते हैं। कभी भी आप देखिए बहुत ओछी बात, कभी भी कोई ओछी बात करते नहीं आपको स्टेटमेंट मिलेगा। भाजपा से तो कोई तुलना नहीं है। भाजपाई जितना एक दिन में जितनी ओछी बात करते हैं, एक दिन के अंदर अखिलेश यादव के जन्म से, और नेता है दीर्घजीवी हों, लेकिन मैं कह रहा हूं पूरा जीवन काल गुजर जाएगा, भाजपाई जितना एक दिन में ओछा बयान दे देते हैं, उतना पूरे पूरे जीवन में नहीं, जीवन काल में नहीं गिन पाएंगे आप। मैं किसी व्यक्ति का, किसी राजनेता का घनघोर प्रशंसक टाइप व्यक्ति नहीं हूं। जब लगता है गलत है तो आलोचना करता हूं, लेकिन ये अंतर है। राहुल गांधी को देखिए आप, राहुल किसी भी बड़े नेता का सम्मान है, बुजुर्ग नेता बड़े नेता का सम्मान पूरा करते हैं। तो इन दोनों के साथ मायावती का, बहन जी का सम्मान और सियासी जो उनकी ताकत है, ये दोनों सेफ है, दोनों सेफ है। सर आखिरी ये कमेंट एक बात और बताऊं मैं आपको, बहन जी की राजनीति का ढलान जहां तक हो चुका है ना, ऐसा नहीं है कि मायावती राहुल गांधी या अखिलेश के साथ आएंगी तो उनके राजनीतिक कद पर कोई असर पड़ेगा या उनका राजनीतिक जनाधार खिसक जाएगा। वो तो सब खिसक चुका है बहुत हद तक पहले ही। वो बढ़ेगा उल्टा, क्योंकि वो जो सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं, जो गांव गांव में बैठे हुए हैं ना,
करोड़ों की संख्या में उनको लगेगा कि मेरी लीडर वापस आ गई है। बहन जी अगर नहीं जा रही हैं तो उसकी मजबूरी आप समझ लीजिए, मैं क्या कहूं, क्या ऐसी मजबूरी हो सकती है। भाजपा ने तो बहुतों को मजबूर बना दिया है, बहुतों को मजबूर बना दिया है। किसी को किसी चीज का डर है, किसी को सलाखों का डर है, किसी को जेल का डर है। लेकिन एक बात मैं यहाँ और साफ कर दूं, उससे और चीजें साफ हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी की इतनी हैसियत नहीं है, ये हैसियत शब्द, कि बहन जी को जेल में डाल दें। वो ईडी, आईटी, सीबीआई, ये 3 एजेंसी का नाम आप लोग लेते हैं ना, 3-4 एजेंसी और लगा दो, और लगा दो, डीआरआई लगा दो, उनके पीछे जो है और 2-4 एजेंसियां जो हैं, कस्टम वस्टम जो भी जितना है सब लगा दो। इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है, जो कहते हैं इतनी हिम्मत, इतना कलेजा। मायावती के वोट परसेंट को आप 9%, 10% मत देखिएगा। बहन जी को जेल में डालने का मतलब है जेल में डालने वाले की राजनीति खत्म हो जाएगी इस देश से। वो दलित समाज के बीच जो है, दलित, वंचित, शोषित के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। फिर राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के ही भरोसे रह जाएगा, और राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार भी तब गारंटी नहीं ले पाएंगे। तो सर मैं इसलिए ये भी आखिरी खतरा नहीं है, देखिए मैं फाइनल लाइन बोल रहा हूं, ये भी खतरा नहीं है कि बहन जी को की गिरफ्तारी का डर हो। तो इसके अलावा क्या डर हो सकता है, वो दर्शक समझे। जी सर, आखिरी कमेंट यही लेना चाहूंगी, कार्यक्रम बहुत लंबा चल गया, कि क्या राहुल गांधी ने ये ऐलान करके या इस तरह की टिप्पणी करके उन्होंने एक तरीके से मायावती को संदेश देने की कोशिश करी कि इंडिया में, इंडिया गठबंधन में आपकी जरूरत है, आपकी पार्टी की जरूरत है? ये मेरे समझ से ये खुला ऑफर है। कहने के लिए तो एक स्टेटमेंट है कि अगर होती बहन जी तो बीजेपी की सरकार ना होती। इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना सारा मैंने पोलिंग परसेंट से लेके सीट तक के नाम गिना दिए। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है कि अगर बहन जी होती तो भाजपा की सरकार बनी होती। ये कोई सवाल ही नहीं कि बनी होती, नहीं बनी होती। जी सर। लेकिन इसमें ये कह के उन्होंने इस बात को एक बार फिर से एहसास करवाया है बहन जी को कि हम साथ आ सकते हैं। अब क्या ये बहन जी पर निर्भर है, यही सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं कि क्या बहन जी इसको कंसीडर करेंगी। 2027 का चुनाव, 2027 के चुनाव में एक बात और भी बता देता हूं, फिर अब चर्चा बढ़ जाती है जब आप लोग मुझको बुलवाते हो। तो 2022 के चुनाव में 152 सीटें करीब थी, 152, 152 सीट्स, जो बहन जी की वजह से भाजपा जीती थी। जैसे 16 गिनाया है ना, 152। और कितना भाजपा कुल सीट जीती थी, है? सोच लीजिए क्या गति होती। अगर बहन जी साथ होती तो क्या गति होती। भाजपा 50, 60, 70 सीट मुश्किल से पाती उत्तर प्रदेश में। 300 पार होता, 300 पार होता। अगर ये गठबंधन साथ होता, राहुल, अखिलेश और बहन जी, 300 पार ये गठबंधन होता। 50, 60, 65 सीट पे मुश्किल से। 150 से ज्यादा सीटें, कितनी सीटें ये 250, 150 से ज्यादा सीटें बहन जी की वजह से जीते थे। तो अभी 2027 है, 2027 में अगर ये तिकड़ी बन गई तो फिर भगदड़ का भी हिसाब हो जाएगा 27 में। वो मल युक्त पानी जो मोक्ष दिलवाया जा रहा है उसका भी हिसाब हो जाएगा। सारा हिसाब किताब हो जाएगा, उर्दू से लेकर के फारसी तक सारा हिसाब हो जाएगा 2027 में, अगर ये साथ आ गए तो बस। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी राहुल गांधी ने ये बात कहकर फिर एक बार मायावती को वो संदेश भेज दिया है कि अगर हम साथ होते, यानी अखिलेश, राहुल और मायावती अगर साथ में आ जाए, तो 2027 में योगी की विदाई प्लान पर हम लोग बैठ सकते हैं और उसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, और ऐसी तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।